साथ रह के बड़ा हुआ है और उसकी जीवन यात्रा को मैंने 1200 रुपये से स्टार्ट होके आज मतलब जो उसकी जीवन की ऊंचाइयां उसने छुई है वो कई लोगों के लिए प्रेरणा हो सकता है। और उसमें अगर सबसे बड़ा तो मैं कहूंगा कि सोना है। अब सुनते हैं कि घर में कोई लक्ष्मी आई तो उससे पूरे घर का नक्शा बदल गया। बिल्कुल सोनल की कहानी कुछ उसी तरह की है कि सोनल ने जैसे ही मतलब अशोक की जिंदगी में एंट्री ली, अशोक की जिंदगी में पंख लग गए और चार चांद लगे, कामयाबी की दुनिया में बहुत ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो ऐसे तो मैं बिना किसी विलंब के डायरेक्ट सीधा सोनल को इनवाइट कर रहा हूँ। ओवर टू सोनल। वेलकम मैम, हैप्पी वेलकम। वेलकम वेलकम सोनल मैम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। सभी को प्रणाम। यस, आवाज आ रही है मेरी सर? यस बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ स्क्रीन आ गई है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने परम पिता परमात्मा का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें जीवों में सबसे बड़ा जीव जो मानव जीवन होता है वो प्रदान किया है। उसके लिए हम उनको जितना धन्यवाद करें उतना कम है। मेरे इष्ट देव को मैं प्रणाम करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ती हूँ। और बीसी सर को तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमें आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है और हमारी जो जीवनी है उनको दिखाने का मौका मिला है। हमने किस तरह से संघर्ष करते हुए आज हम इस लेवल पर पहुंचे हैं, ये सर के माध्यम से हमें आज इस बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाने का मौका मिला है। सर का हम जितना धन्यवाद करें, सर तो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं, मैं पापा जी बोलती हूँ एक्चुअली में, तो मेरे मुंह से यही निकलेगा कि पापा जी का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। मैं छोटी थी तब से ही इनके सानिध्य में रही हूँ, जब से शादी होके आई हूँ तब से इनका आशीर्वाद और हाथ हमेशा मेरे पास मेरे ऊपर रहा है। तो इसी कड़ी में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। मेरा माई सेल्फ सोनल असावा फ्रॉम भिलवाड़ा राजस्थान। मैं आरसीएम परिवार से काफी पुरानी मतलब बचपन से मैं आरसीएम परिवार को जानती हूँ और बहुत ही करीब से आरसीएम परिवार को देखा है, उनके साथ रहने का मौका मिला है। तो उस आरसीएम परिवार को, उस आरसीएम बिजनेस को, उस सिस्टम को जिसकी बदौलत आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं, उसके लिए मैं उस सिस्टम को, बीसी सर को, टीसी सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सर ने जो ये महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम जो हमारे लिए चलाया है, हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी एक अलग से पहचान बनाने के लिए, उसके लिए तो हम सर का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। लेकिन सर ने जो बीड़ा उठाया है महिला सशक्तिकरण को लेके कि एक दिन ताल कटोरा स्टेडियम पूरा महिलाओं से भरा होगा, वहां पर महिलाएं एक दूसरे के लिए नहीं, जेंट्स वहां पे हमारे लिए, महिलाओं के लिए तालियां बजा रहे होंगे और वो पूरा स्टेडियम महिलाओं से भरा हुआ होगा। वो स्टेडियम सर हम आपको बहुत जल्दी देखने का मौका देंगे, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो बहुत ही जल्द। हम सब की तरफ से, सारी महिलाओं की तरफ से मैं ये आपको वादा करती हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब महिलाएं उस ताल कटोरा स्टेडियम में, सारी महिलाएं वहां खड़ी होगी जिनके लिए सारे लोग तालियां बजा रहे होंगे। अब इस कड़ी में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो सबसे मोटिवेशनल जो मेरी लाइन है वो है कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ये हमारी ताकत है, हमारे सपनों की ताकत है। हमारा एक गोल होना चाहिए जिंदगी में, जो कि मेरा गोल था। छोटी छोटी आंखों में जो बड़े बड़े सपने थे वो पूरा करने का जो मेरे मन में विश्वास था, एक आग थी मन में, एक आग होनी चाहिए, एक आग थी मेरे मन में कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है, अपनी पहचान बनानी है। लेकिन मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आरसीएम ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आरसीएम परिवार का शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके बाद जो सर ने आज हमें जीवनी बताने का मौका दिया है, उसमें मैं सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन प्रदान किया है। उनके, कहते हैं ना, पहला गुरु अपने माता पिता होते हैं। माता पिता जो हमें सिखाते हैं वो हम जिंदगी भर नहीं भूलते, हम जिंदगी भर उनके नशे, जो वो हमें दिखाते हैं राह, उन कदमों पे चलते हैं तो हम जिंदगी में जरूर सफल होते हैं। मेरे पापा का नाम पुरुषोत्तम राठी है, ये भिलवाड़ा में ही
हम लोग भिलवाड़ा से ही हैं, प्रॉपर भिलवाड़ा में ही हमारा परिवार रहता है, आज भी सभी लोग वहीं रहते हैं। पापा एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। ये स्टोरी है मेरी जीवन की जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पापा एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। इनका महाराष्ट्र में ट्रैक्टर कंप्रेसर का बहुत अच्छा बिजनेस हुआ करता था। और हमारी एक जॉइंट फैमिली थी, भरा पूरा परिवार। पापा 5 भाई बहन, 5 भाई और 2 बहनें थी। बहुत बड़ा परिवार था। हम सारे बच्चे उसी परिवार में पले बड़े हैं। इतने अच्छा प्यार, इतना अच्छा संस्कार हमें वहां से मिला है। सब मैंने अभी आप लोगों की सबकी स्टोरी सुनी है। मुझे मोस्टली स्टोरी में ये पता चला है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मुझे ईश्वर ने ऐसा परिवार प्रदान किया कि जिस परिवार में रहकर, जहां पर हमारे दादा दादी से लेके हमारे मम्मी पापा, हमारे चाचा चाची ने सबने हमको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारे घर में ये कभी नहीं देखा गया कि ये लड़की है, इसको नहीं पढ़ाना है, कि या ये कुछ नहीं कर सकती है। हमारे परिवार में हमेशा हमारे मम्मी पापा ने हमें इतना मोटिवेट किया कि बेटा तुम जो करना चाहते हो वो करो, तुम अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन लो, अपने सपने पूरे करो। अगर हम सपने देखेंगे और उनके लिए कुछ करेंगे तभी वो सपने पूरे होंगे। हमारी मम्मी एक गृहिणी थी, लेकिन मम्मी ने हमें इतनी अच्छी परवरिश दी, मम्मी ने इतना प्यार दिया। आज दिन तक का रिकॉर्ड है, आज दिन तक हमारे मम्मी पापा ने कभी ऊंची आवाज में हम लोगों से बात नहीं करी, इतना स्नेह दिया। तो आज भी अगर हमारे को कोई ऊंची आवाज में बोल देता है ना तो मेरा रोना निकल जाता है। एक्चुअली इतना प्यार दिया। जबकि हमारे घर में हम 4 बहनें थी, हम लोग रियल सिस्टर हैं 4, तो हम चारों बहनें थी, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे भाई नहीं है। हम लोग चारों बहनों का इस तरह से लाड़ प्यार से पाला गया कि मानो जैसे हम ही एक दूसरे के भाई हैं, हम ही बहनें हैं। हम चारों बहनों में ही एक छोटा सा परिवार था। हमारी बड़ी वाली दीदी इतनी समझदार थी और इतनी केयरिंग थी। वो हमें हमेशा कहा करती थी कि तुम ऐसा मत सोचना तुम्हारे भाई नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर वो काम करूंगी जो एक भाई अपनी बहनों के लिए करता है। उनका हमें हमेशा सपोर्ट रहा करता था, चाहे वो पढ़ाई में हो, हमें पढ़ाई में भी कोई दिक्कत आती थी तो हमारी बहन संभाल लिया करती थी। अगर किसी हमारे परिवार में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो हमारी बहन हमारा पूरा सपोर्ट करती थी, हर तरीके से सपोर्ट करती थी। पर मेरी दीदी जब 25 साल की हुई तो ये हमारी ये जॉइंट फैमिली है, इतना भरा पूरा परिवार, इतना सुंदर परिवार, सबके साथ प्यार से मिलजुल के रहने का जो समय था वो हम भुला नहीं सकते। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं 10th क्लास तक, 10th और 12th मैंने यहाँ पे भिलवाड़ा की जो एक गवर्नमेंट स्कूल थी उसमें पूरा किया। 10th और 12th क्लास भिलवाड़ा की गवर्नमेंट स्कूल में करी। उसके बाद में मैंने भिलवाड़ा के ही गवर्नमेंट कॉलेज से MA BA करा है। और उसके बाद में MA BA करते वक्त जब मेरे पापा बाहर रहा करते थे तो फैमिली में एक दिन इस तरह की कंडीशन आई कि हमें परिवार से अलग होना पड़ा। अलग होने के बाद मेरे पापा ट्रैक्टर कंप्रेसर का काम करते थे, तो वो महाराष्ट्र में हमारे से अलग रहते थे। वो कभी कभार घर आया करते थे और वो जब भी घर आया करते थे तो हमारे लिए दिवाली जैसा होता था। हमें नहीं पता कि दिवाली क्या है, दिवाली छोटे थे तो ये नहीं पता कि दिवाली पे क्या करना होता है। लेकिन जब भी पापा आया करते थे उसी दिन हम लोग लगता था कि जैसे दिवाली आ गई है। पापा हमारे लिए ड्रेस लाया करते थे, हमारे लिए मिठाइयां लाया करते थे, हमें बहुत प्यार करा करते थे। लेकिन जब पापा चले जाते थे तो हम लोग जैसे अकेले पड़ जाते थे। लेकिन हमारी दीदी हमेशा हमारे को बहुत सपोर्ट करती थी कि कोई बात नहीं, पापा काम से गए हैं, वापस आ जाएंगे और फिर हमारे साथ रहेंगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग सेपरेट हुए तो मम्मी और हम सारी बहनें जब साथ में रहती थी तो पापा को भिलवाड़ा यहाँ काम से आना पड़ा। उन दिनों में हम लोगों का सपना था कि हमारा एक घर हो। सबका सपना होता है कि अपना एक छोटा सा सुंदर सा आशियाना हो, वैसा हमारा भी एक सपना था कि हम 4 बहनें हैं, हमारे पास एक घर हो, ताकि हमारे जाने के बाद हम बहुत आगे की सोचते थे कि हमारे जाने के बाद हमारे मम्मी पापा को कोई तकलीफ ना हो, हमारा घर हो और हम उस घर में रहें। किराए के मकान में हम लोग कब तक इधर उधर जाते रहेंगे। पापा ने फिर कहा कि हम लोग अकेले रहते हैं, तो पापा धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट हो गए, भिलवाड़ा शिफ्ट हो गए। उन्होंने भिलवाड़ा से ही काम करना शुरू किया। तो उन्होंने
धीरे धीरे एक मकान खरीदा, हमारे सपनों का घर। हम इतना खुश थे उस घर में जाके, बहुत खुश थे, क्योंकि जब हमें जो चीज चाहिए होती है, जो हमें मिलती है ना, तो वो खुशी हम जाहिर नहीं कर सकते, कि उनको शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि पहला घर था और अपने सपनों का मकान था। और हमारी मम्मी की भी इच्छा थी कि मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटियां शादी करके ना जाए, उससे पहले ये अपने घर के मकान में रहे। इनको पता होना चाहिए कि एक अपना घर, अपना घर क्या होता है। तो वो सपना जो जब मेरे पापा ने पूरा किया, बहुत मुश्किल समय था उस समय, लेकिन मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके जो सपना पूरा किया, हम लोगों का मकान बनाया। हम जब उस मकान में शिफ्ट हुए थे, तो 1 महीने बाद ही मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर थी, जो हमें बिल्कुल अपने बहनों की तरह, मतलब अपने भाई की तरह ट्रीट करती थी, वो हमारा भाई बनी हुई थी। एक्चुअल में वो है ना, हर रक्षाबंधन पे हम लोगों से राखी बंधवाया करती थी। वो हमारी बहन नहीं थी, वो हमारा भाई ही थी। तो वो हर रक्षाबंधन पे हम तीनों बहनों से हमेशा राखी बंधवाया करती थी। दीदी कहती थी कि मैं आप लोगों का भाई हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं आप लोगों का सारा पढ़ाई का और सब कुछ देखूंगी। मेरी दीदी ने बीकॉम एमकॉम किया था, उस टाइम कंप्यूटर का कोर्स किया था, और 25 ईयर की थी तब मेरी दीदी। तब सडनली उनको टाइफाइड हो गया था। उस मकान में जाने के 1 महीने बाद अचानक जब मेरी दीदी इतनी तेज बीमार हो गई थी, तो हम लोग काफी घबरा गए थे, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था। हम लोगों ने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, उनका भीलवाड़ा में ट्रीटमेंट कराया, बाहर ट्रीटमेंट करवाया, जहाँ पे जिसने बोला कि वहां ट्रीटमेंट कराओ, वहां से ठीक हो जाएगा, जिस डॉक्टर को बोला, जिस जगह बोला, हम लोग उनको वहां लेके दौड़े। मेरे पापा 2 साल मेरी दीदी के ट्रीटमेंट में ही लगे रहे। उस दौरान मेरे पापा का बिजनेस में ना कोई ध्यान था, ना सर्विस। फिर वहां से बिजनेस छोड़ा, सर्विस में लगे, तो सर्विस में भी कोई ध्यान नहीं था। उन्होंने इतना मुश्किल दौर देखा उन दिनों में, उन्होंने सारा काम छोड़ के 2 साल तक मेरी दीदी के ट्रीटमेंट में इधर उधर दौड़ते रहे। हम तीनों बहनें घर पे रहती थी, स्टडी कर रही थी। उस टाइम हम लोग, मैं फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम, हम लोग स्टडी कर रहे थे, लेकिन घर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। उस समय लग रहा था कि अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता था। वो एज मेरी दीदी की शादी की एज थी, 25 ईयर की दीदी की शादी करनी थी हमें, उनके लिए लड़के देखने थे, शादी की तैयारी करनी थी। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हो गया कि हम लोग, मेरे पापा ने कहा कि नहीं, अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी उसके बाद हम इनके लिए लड़के देखेंगे, उनके बाद इनकी शादी करेंगे। लेकिन वो सपना हमारा सपना ही रह गया। एक दिन जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि 2 साल बाद मेरी दीदी उस बीमारी से लड़ते लड़ते, 2 साल बाद मेरी दीदी एक्सपायर हो गई। उस दिन हमें ऐसा लगा कि हमारी दुनिया ही खत्म हो गई है, क्योंकि वो दीदी हमें अपना भाई भाई मानकर हम लोगों को उन्होंने साथ दिया था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। हमारे को तो ऐसा लगा कि हमारी दुनिया ही उजड़ गई, हम तीनों बहनें। मतलब हम लोगों का क्या हाल था मैं आपको बता नहीं सकती। कि दीदी को जब उस कंडीशन में देखा हम लोगों ने, तो मैं बेहोश हो गई थी। मेरी दीदी, जो मेरे से बड़ी वाली दीदी, वो चक्कर खा के नीचे गिर पड़ी। हम लोगों के सिर पे जैसे पहाड़ टूट गया था। लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने देखा, और महीना भर हम लोगों ने निकाला दीदी के बाद। फिर हम लोगों ने, मेरी बड़ी दीदी ने और मैंने, मैं तीसरे नंबर की सिस्टर थी, तो मेरी सेकंड वाली सिस्टर ने और मैंने, दोनों ने, हम लोगों ने सोचा कि हमें, मतलब इतना टाइम हो गया है, क्योंकि दीदी की इलाज में सारा पैसा लग गया था सब कुछ, और पापा भी बहुत स्ट्रेस, दिमाग से हम लोग सारे बहुत परेशान थे कि हम क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो मेरी बड़ी वाली दीदी ने और मैंने डिसाइड किया कि हम पढ़ते पढ़ते साथ में जॉब करेंगे, जिससे कुछ पैसा आएगा, तो हम अपने घर में अपने पापा की मदद कर पाएंगे, और कुछ अपने पैसों से हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ा पाएंगे। इस तरह का दिन था। हम लोग, मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मेरे को फर्स्ट ईयर में मैंने एक स्कूल, छोटी सी स्कूल में जॉब की थी स्टार्टिंग में। उस टाइम मेरी सैलरी 800 रुपए थी, मात्र 800 रुपए सैलरी में मैंने फर्स्ट जॉब किया था। स्कूल में टीचर थी, वहां पे पढ़ाने जाया करती थी, कॉलेज भी जाया करती थी। कॉलेज, उसका स्कूल का टाइमिंग इस तरह से रखा हुआ था कि हम लोग सुबह कॉलेज का जो दिन का सेशन होता है, अभी तो आजकल ऐसे चलता नहीं है, पहले सेशन चलते थे सुबह मॉर्निंग से लेके 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल चलती थी, और सेकंड सेशन चलता था 12:30 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। तो मैं कॉलेज जाया करती थी, तो मैं सेकंड सेशन में स्कूल जाया करती थी, टीचर जॉब करती थी, 12:30 बजे से लेके 5 बजे वाली जॉब मैं किया करती थी। तो उस दौरान में हम लोग जो कॉलेज जाया करते थे, तो हमारे
टीचर्स को हमने अपनी प्रॉब्लम बताई तो टीचर्स ने भी हमारे को काफी सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, आप जॉब करते हो, आप जो क्लासेस अटेंड कर सकते हो करें, और अदरवाइज आपकी प्रेजेंट लगा दी जाएगी। इतना सपोर्ट मिलना हमारे लिए उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। तो हम लोग वहाँ जॉब करते करते इस तरह से हम लोग काम करने लगे। जब 2-3 महीने निकले तो सडनली 2 महीने बाद ही मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर को टाइफाइड हो गया था। तो उसको टाइफाइड हो गया था तो हम लोग इतना वापस कंडीशन में, हमें वो दीदी की जो प्रेजेंस थी कि दीदी बीमार हो गई थी, उसी तरह सिस्टर वापस छोटी वाली बीमार हो गई थी, तो हमारे दिमाग में एक बहुत टेंशन सा हो गया था कि ये क्या हो गया अचानक। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर छोटी थी काफी, तो वो बहुत डरी हुई थी दीदी की डेथ के बाद। तो वो मेरी दादी के घर जाके रहने लगी और मेरी दादी को बोलने लगी कि मुझे तो उस घर में जाना नहीं है, क्योंकि उसके दिल में एक दहशत बैठ गई थी कि मेरी दीदी की वहां डेथ हुई है, मेरी दीदी वहां उस घर में जाने के बाद उनकी डेथ हो गई, तो मुझे उस घर में वापस नहीं जाना, क्योंकि वो भी बीमार हो गई थी। अब वो पता नहीं किस वजह से बीमार हुई, उसके दिमाग पे उसका क्या असर पड़ा, वो बीमार हो गई, तो उसने कहा कि मुझे उस घर में नहीं जाना है। तब मेरी दादी ने आकर मेरे पापा से बोला और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको ये मकान, कहते हैं ना कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो हमें सूट नहीं करती, वो जगह मेरी दादी ने पता नहीं क्या सोच के वो बताया कि भाई ये जगह, ये मकान तुम लोगों को सूट नहीं करता, तुम ऐसा करो कि हम अपनी एक बेटी को खो चुके हैं, हम दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहते, हमारे बच्चे हमारे लिए सब कुछ है, हमें इस मकान को बेच देना चाहिए। तो पापा ने वो डिसीजन लिया और हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम एक किराए के मकान में रहेंगे, लेकिन हम लोगों को मतलब सारे स्वस्थ चाहिए, सारे खुशी चाहिए। मकान से खुशी नहीं मिलती, खुशी होती है जब अपने सब स्वस्थ हो, खुश हो, तब हम खुश होते हैं। तो हमने उस मकान को सेल आउट कर दिया। उसके बाद हम फिर रेंट के मकान में गए और रेंट के मकान में जाने के बाद हम लोगों ने रेंट के मकान में जाने के बाद मैं दोबारा एक नई स्कूल में जॉब करी जिसका नाम था नोबल इंटरनेशनल स्कूल, जो आज भीलवाड़ा की टॉप 5 स्कूल में एक है। ये आज की पिक्चर है, ये नोबल इंटरनेशनल स्कूल की आज की लेटेस्ट पिक्चर है, पुरानी पिक्चर मेरे पास थी नहीं क्योंकि उस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ये कुचामन सिटी की जानी मानी ब्रांच है। कुचामन सिटी में जो नोबल स्कूल है उसकी जानी मानी ब्रांच ये भीलवाड़ा में टॉप 5 स्कूल में आती है। इस स्कूल में मैंने और मेरी बड़ी दीदी ने एज ए टीचर जॉब की थी। तो वहां पे हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला। वहां एक्चुअल में स्टाफ था जो गोवा से था, कोई केरल से था, बहुत सारे स्टाफ जो बाहर से थे, क्योंकि उस स्कूल में एक हॉस्टल भी हुआ करता था। तो जो बाहर के जो टीचर्स हुआ करते थे उन लोगों से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता था। उन्होंने भी स्ट्रगल करके और वहां तक पहुंचे थे, तो हमें उन लोगों से काफी कुछ सीखने को मिला। उस स्कूल का ये स्टाफ था हम लोगों का प्राइमरी क्लासेस का। जो एक पिक्चर मेरे पास पुरानी पड़ी थी, मैंने चाहा कि आप लोगों को दिखाऊं कि हम लोगों ने किस तरह से एक टीचर जॉब करते हुए, लेकिन एक टीचर जॉब करते हुए हम लोगों को पता था कि यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। सपने बहुत बड़े थे, सोच बहुत बड़ी थी, करना बहुत बड़ा है, चाहिए बहुत कुछ, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि करे क्या, करे कैसे। अपने घर वालों की हेल्प करना चाहते थे, सब कुछ करना चाहते थे, आगे और पढ़ना चाहते थे। उस समय कंप्यूटर का नया नया कोर्स आया था। कंप्यूटर कोर्स करने के लिए उस समय हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। इंटरेस्ट था कि कंप्यूटर सीखेंगे तो कुछ अच्छी और जॉब लग जाएगी, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम लोग कंप्यूटर कोर्स कर पाए और उसको अफोर्ड कर पाए। तो उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सपने छोटे नहीं थे, सपने बहुत बड़े थे कि करना है, कुछ ऐसा करना है कि दुनिया को दिखाना है, कुछ करके बताना है। सपने बहुत बड़े थे, गोल बहुत बड़ा था, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि हम कहाँ पर क्या करें। क्योंकि एक टीचर जॉब में आपको ही पता है कि एक टीचर जॉब में हमें क्या मिलता है, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद 2005 में अचानक मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मेरी एंगेजमेंट का समय, जब पहली बार अशोक जी का रिश्ता आया, तो जब हमारी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ जब मुझे देखने के लिए आए, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी थी उनमें। हमारी मदर इन लॉ ने जाते जाते सिर्फ एक ही बात मेरे मदर फादर से कही थी कि हमें एक साड़ी में हमें बेटी चाहिए, हमें एक साड़ी में अपनी बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे को उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई कि मतलब
मम्मी जी कितने सीधे और कितने सिंपल और कितने सरल स्वभाव के हैं। इन्होंने सीधी सीधी बात, अपने दिल की बात हमारे पेरेंट्स को कही कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक साड़ी में आप अपनी बेटी चाहिए जो हमारे परिवार को संभाल सके। उसी दौरान तो जब मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी, अशोक सर से जब पहली बार मिले तो अशोक सर उस समय लुधियाना डिपो ओपन कर रहे थे, तो वो यहाँ पे लुधियाना थे, तो इनको अर्जेंटली भिलवाड़ा बुलाया गया। और जब ये मेरे को देखने के लिए आए तो मतलब फर्स्ट टाइम में मैं इसके लिए भी भगवान को शुक्रिया अदा करूंगी कि पता नहीं मैंने क्या अच्छे कर्म किए थे कि मुझे अशोक सर जैसा जीवन साथी मिला। और पहली बार में ही मेरा बायोडेटा तक नहीं छप पाता, पहली बार में ही फर्स्ट टाइम में अशोक सर ने मुझे और मैंने अशोक सर को और पूरी फैमिली को पसंद किया और फर्स्ट टाइम में ही हमारी एंगेजमेंट हो गई। अगस्त 2005 में हमारी एंगेजमेंट हुई। उसके बाद 26 जनवरी 2006 को जब हमारी शादी हुई तो ये मेरे लिए एक बहुत यादगार दिन था। इतना सुनहरा मौका, इतना सुनहरा अवसर, क्योंकि मैं छावड़ा परिवार से यहाँ पे पहली बार मिली थी। उनका आशीर्वाद मुझे जो मेरी शादी में मिला था वो मुझे अभी तक भी याद है। सरोज भाभी जी और टीसी सर का आना, मम्मी जी इधर, मम्मी जी, अभिषेक भैया, नीरा भाभी। और उस टाइम में अफसोस ये है कि उस टाइम बीसी सर वहां पे थे नहीं, कहीं टूर पे थे, तो ये हमारी शादी में शरीक नहीं हो पाए। लेकिन इनका आशीर्वाद, इनकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रही है और हमेशा साथ रहेगी, क्योंकि इनकी ब्लेसिंग और आशीर्वाद की ही वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो सिर्फ बीसी सर की वजह से हूँ, मम्मी जी के सपोर्ट की वजह से हूँ। मम्मी जी ने भी हमेशा हमको आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा उनका आशीर्वाद और भैया भाभी का साथ भी हमेशा मिलता रहता है। वो हमेशा हमें आगे बढ़ाने में, अभी भी थोड़ी देर पहले मीटिंग से पहले 1 घंटे पहले अभिषेक भैया का फोन आया था कि आज भाभी आपकी मीटिंग है। तो ऐसे वो हमें बहुत प्यार करते हैं, भाई बहन की तरह रखते हैं। और हम लोगों को भी इतना स्नेह है उन लोगों से कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना प्यार करते हैं। हाँ, ये जरूर मैं कहती हूँ कि हमारे जन्मदाता हमारे मम्मी पापा ठीक है वो है पहले, लेकिन हमारे दूसरे माता पिता, मैं बीसी सर और मम्मी छावड़ा मम्मी को ही बोलूंगी कि ये जो हमारे मतलब माता पिता अपनी जगह एक गुरु बन के उन्होंने जो ज्ञान दिया, लेकिन दूसरा गुरु मेरे बीसी सर और छावड़ा मम्मी ही है, क्योंकि उन्होंने जो हमें सपोर्ट किया, उन्होंने जो हमें प्यार दिया, उन्होंने जो अशोक जी का साथ दिया, उन्होंने जो अशोक जी का मतलब सपोर्ट किया और आज इस लेवल पे हैं। तो मैं बिल्कुल गर्व के साथ कहती हूँ कि हम उन लोगों के आशीर्वाद से हैं या आरसीएम के इस प्लेटफॉर्म की वजह से हैं जो हमें आज यहाँ पे मिला है। तो इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद में जब ससुराल में आई तो ये मेरे मम्मी पापा, मेरे दूसरे मम्मी पापा जो मुझे मिले, हमारी मम्मी बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपनी सास के पास रह रही हूँ। मेरी मम्मी से भी ज्यादा प्यार इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, क्योंकि हमारी मम्मी, जब मेरे को लगता था कि मम्मी गांव से हैं, इतनी सिंपल हैं, मुझे नहीं पता था कि मतलब इनके भोले वाले चेहरे के पीछे एक इतनी दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। हमारी मम्मी ने इतना स्ट्रगल किया है। इनकी जब मैंने कहानी सुनी ना पहली बार, तो मैं मतलब इतना रोई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मम्मी ने बताया कि मैं बचपन में किस तरह से मैंने स्ट्रगल किया है, शादी के बाद किस तरह से मैंने स्ट्रगल किया है, बच्चों को किस तरह से मैंने बड़ा किया है, बच्चों को इस लेवल पे किस तरह से लेके आए हैं, और मम्मी जी इतना बीमार रहते हुए भी अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करते हुए। जब हमारे मम्मी जी की सबसे छोटी बहन 6 महीने की थी, तब हमारे मम्मी की डेथ हो गई थी। तो आप सोच सकते हो एक 6 महीने की बहन को बेटी की तरह है इन्होंने गोद में पाला है, अपने 5 भाई बहनों को पालते हुए, अपने ससुराल में बहुत अच्छी इज्जत और नाम कमाते हुए इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मम्मी जी की ऐसी हालत थी, मम्मी जी कहते थे कि बेटा मेरे पास है ना पाव दूध भी नहीं हुआ करता था अपने बच्चों को पिलाने के लिए। मतलब उनकी जब मैंने स्टोरी सुनी तो मैं इतना रोई, और मैंने मम्मी जी को बोला कि मम्मी आपने इतना स्ट्रगल किया है, हम लोग तो आपके 10% भी नहीं है, हम लोगों ने तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया है। इतना जो आपने सहा है और जिंदगी में जो आपने इतना संघर्ष करते हुए, इतना बीमार रहते हुए बच्चों को इतना अच्छी एजुकेशन दी, बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए। और हमारे पापा जी भी हमेशा मतलब बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कभी उन्होंने रोका नहीं, कभी उन्होंने स्टडी के लिए, चाहे उनके पास
कुछ था या नहीं था, लेकिन उन्होंने उनको गांव से बाहर निकाल कर उनको भीलवाड़ा में एजुकेशन दी, बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया। और उन्होंने जब आरसीएम में जॉब करी तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही, शुरू से ही अशोक जी ने ये सपना देखा था कि मैं इस कंपनी में बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूँ। और उनके ये जो उनका सपना था, उनका विश्वास था, आज वो खरा उतरा है। और आज अशोक सर उस लेवल पे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने आप को देखा था। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है, अब हमारे सपने और भी बड़े हो गए हैं। कहते ना, समय के साथ साथ जो मिलता जाता है उसके साथ साथ अगर अपने, क्योंकि अगर सपने नहीं बनाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम वहीं रुक जाएंगे। ये चीज हमारे दिमाग में है कि अब हमें अपने सपने और बड़े करने हैं, उन सपनों को पूरा करना है। हमारा एक छोटा सा परिवार जिसमें हमारी एक प्यारी सी दीदी है, ननद है, और मेरे एक देवर है छोटे से। जो कमी मेरे को परिवार में, मेरे वहां पे मेरा भाई नहीं था, लेकिन मेरा देवर है मेरा भाई बनके आज यहाँ पे हमारे साथ है। और वो बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और ये हैदराबाद आरसीएम का ही डिपो संभाल रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली आरसीएम परिवार को समर्पित है, आरसीएम परिवार को समर्पित है, बिल्कुल जी जान से हमारा पूरा परिवार आरसीएम कर रहा है। हमारे पापा जी ने भी आरसीएम किया, हमारे पापा जी ने आरसीएम के वर्ड में जॉब करी। और हम लोग आरसीएम का डिपो और वंडर वर्ड देख ही रहे हैं। हमारे ब्रदर आरसीएम का वहाँ हैदराबाद आंध्रा का पूरा आरसीएम का सारा सिस्टम वहाँ का डिपो संभाल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा परिवार पूरे डेडिकेशन के साथ आरसीएम परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और एक बहुत अच्छी जर्नी हम लोगों ने आरसीएम के साथ में चला रखी है। उसके बाद मैं टीसी सर और सरोज भाभी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारी मतलब इस कंपनी के जो जन्मदाता हैं उनको हम मतलब मरते दम तक भूल नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये कंपनी खड़ी हुई है। इन्होंने हमारा ही नहीं, लाखों लोगों का जीवन बदलाव किया है, लाखों लोगों को सपोर्ट किया है, लाखों लोगों को खड़ा किया है, और लाखों लोगों को मतलब यहाँ इस स्टेज पर लाए हैं। और तहे दिल से सरोज भाभी जी के साथ मुझे ना एक साथ यहाँ लुधियाना जब सरोज भाभी जी आए थे तो उनके साथ मेरे को 2 दिन रहने का मौका मिला। वो डिपो पे यहीं रहे थे और हम लोग एक साथ खाना बनाते थे, एक साथ खाना खाते थे। मैंने ना सरोज भाभी जी को देख के एक चीज बहुत अच्छे से समझ ली कि इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी बिजनेस हो, सब कुछ हो, लेकिन उसकी जो सरलता, जो सिंपलिसिटी होती है, जो व्यवहार होता है, वो जिंदगी में बिल्कुल सरल होना चाहिए। इनका जो ये सरल व्यवहार, जो टीसी सर का सरल व्यवहार, सरोज भाभी जी का जो सरल व्यवहार है, उसने आज इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है उनको कि आज दुनिया उनको पूछती है। हमारे लिए, हमने तो भगवान देखा नहीं, लेकिन हमारे सामने तो ये छाबड़ा परिवार ही हमारे लिए भगवान की स्वरूप है, जिन्होंने हमें एक नया जीवन प्रदान किया। इतने संघर्षों के बाद अगर हम यहाँ पहुंचे हैं तो ये छाबड़ा परिवार की ही देन है। इसके लिए हम सौरभ भैया, प्रियंका मैडम का जो हमें साथ मिल रहा है, अभी जो नई जनरेशन आई है, नई जनरेशन में हमें सौरभ भैया का और प्रियंका मैडम का जो साथ मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, की सोल के अंदर हम जो धमाल कर रहे हैं, और सौरभ भैया भी सारी कमांड जो भी संभाल रहे हैं, तो इनका भी जो सपोर्ट मिल रहा है वो, उसके लिए हम इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बीसी सर और मम्मी जी की तो बात ही कुछ और है। इनके लिए तो मैं जितना कहूँ मतलब शायद पूरी मीटिंग ही कम पड़ जाए। मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एक भी सिंगल डे वहां पे जब मैं जाती हूँ ना भिलवाड़ा, साल में 1 चक्कर 2 चक्कर जब भी मेरा लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मम्मी जी के पास ना जाऊं। अगर मैं उनके पास नहीं गई ना तो मेरा मतलब कुछ अधूरा सा रहता है कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। लेकिन ऐसा मैं होने ही नहीं देती। आज दिन तक का तो रिकॉर्ड है कि मैं जब भी भिलवाड़ा गई हूँ, छाबड़ा मम्मी का आशीर्वाद लेने जरूर घर पे जाती हूँ। अगर नहीं जाती, उनको पता चल जाता तो उनका कॉल आ जाता है कि हाँ भाई आप आए हो भिलवाड़ा। मैंने कहा मम्मी जी मैं आ जाऊंगी घर पे, मैं आके बिना मिले नहीं जाऊंगी, ये पक्का प्रॉमिस है। और भैया और भाभी का भी इतना स्नेह है कि आप मानेंगे नहीं। जब भी हम जाते हैं तो भैया मतलब एक्स्ट्रा एडवांस में बच्चों को साथ लेके आना है, आप अकेले क्यों आए, बच्चे कहाँ हैं, मतलब इतना प्यार है, बिल्कुल अपना परिवार लगता है। नहीं लगता हम लोग की मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, अपने गुरुदेव के पास जा रहे हैं, अपने मतलब गुरु के पास जा रहे हैं। नहीं, हमें ऐसा लगता है हम अपने परिवार में, अगर हम वहां नहीं मिल के आए ना तो हमें कुछ मिस सा लगता है कि मतलब हमने अपने परिवार की कोई कड़ी छोड़ दी है। लेकिन हम छोड़ते ही नहीं,
क्योंकि जो सर की कहते हैं ना कि सर का आशीर्वाद और सर की नजर जहां पड़ जाती है वहां पर सब कुछ अच्छा के अच्छे से अच्छा हो जाता है। और सर की तो इतनी कृपा रही है अशोक सर पर शुरू से ही रही है, और मेरी शादी के बाद मेरा सौभाग्य है कि मेरे पर भी उनकी इतना आशीर्वाद और कृपा रही है कि मतलब उनसे बिना मिले तो रह ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए छावड़ा परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा सिस्टम देके हमारी जिंदगी को बदल दिया। और ये भी कहूंगी कि आप लोगों की जिंदगी भी इस सिस्टम से बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल परिवर्तित हो सकती है, लेकिन बशर्ते है कि विश्वास हो और कुछ करने की ठान ले तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एक विश्वास चाहिए, दूसरा टिके रहना। अगर आप टिके रहेंगे, इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है टिके रहना। जो पहले से टिका हुआ है वो कामयाब है, लेकिन जो अब भी टिक जाएगा, सबको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। जब हम कामयाब हुए थे तो हमारे घर वाले आज हमें कहते हैं, हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि तुमने हमको नहीं बताया, आज हम भी उस लेवल पे होते, आज हमको भी अच्छी इनकम आ रही होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हम बताते हैं परिवार में, रिश्तेदार में, तो उसी समय वो रिश्तेदार कहते हैं पहले आप करोड़पति बन जाओ उसके बाद हमें बताना। और जब आज हमें देखते हैं तो आज वो बोलते हैं कि आपने हमें पहले नहीं बताया, अब तो बहुत देर हो गई है। हम फिर भी यही कहते हैं कि देर नहीं हुई है, अभी देर नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। तो ये चीज है कि आपको ठानना तो पड़ेगा, आपको कुछ करना है। अब उसके बाद हमारी जर्नी आई 2005 में, जब ये आरसीएम का डिपो, ये आज की तस्वीरें हैं, वैसे लेटेस्ट तस्वीर है ये आरसीएम डिपो की। तो आरसीएम डिपो ये 2005 में रन हुआ था। जब मैं शादी होके आई 2006 में, तो 2006 में जब मैं डिपो में आई तो मुझे यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ बड़ा सा दिखाई दिया। मुझे ये दिखाई दिया कि जो मैं सपने देखती थी ना बड़े बड़े, कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अपने लिए ये करना है वो करना है, मेरे वो सारे सपने इस ऑफिस से पूरे हो सकते हैं। मैं बड़ा खुश हुई क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अशोक सर इतना बड़ा ऑफिस रन करते हैं, उनके पास इतना काम है। मुझे यही पता था कि इनकी जॉब है और 20-25 हजार रुपए कमाते हैं, इनफ। और मेरे घर में हम लोग मीडियम फैमिली से थे, तो हमारी यही सोच थी कि एक ऐसा मतलब ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो सेल्फ डिपेंड हो। और 20-25 हजार उस समय इनफ होते थे कि हमारी लाइफ, एक अच्छी लाइफ हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मुझे जब पता लगा कि इतना बड़ा काम है और इतना बड़ा ऑफिस और इतना सब कुछ अशोक से संभालते हैं, तो मैं भी घर पे बैठे बैठे बोर हो जाया करती थी कि चलो टीवी देखती थी, कभी बुक्स पढ़ती थी, कभी कुछ करती थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार मुझे भी यहाँ पे काम करना है और मैं यहाँ से बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो धीरे धीरे मैं अशोक सर के साथ ऑफिस आने लगी। जब ऑफिस आने लगी तो सबसे पहली बात कि मैं तो नई नई थी, तो मुझे थोड़ा संकोच होता था, मैं अशोक सर को कैसे कहूँ मुझे कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता। उनसे कैसे पूछूं कि मतलब कंप्यूटर ऑन कहाँ से करते हैं। एक दो बार हिचकिचाहट हुई, मतलब स्टाफ वालों से पूछा, मैंने कहा भैया कंप्यूटर चलाना जानते हो? बोले हाँ। बोले कहाँ से ऑन होता है? बोले ऐसे ऑन होता है। ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर सीखने की पहले इच्छा तो बहुत थी लेकिन पैसे नहीं थे। सीखने की इच्छा बहुत थी लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं था। तो यहाँ पे हमें लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो जब अशोक सर से धीरे धीरे सीखा और जब मैं काम करने लगी ऑफिस में, तो अशोक सर बोलते थे, कभी कोई गलती हो जाया करती थी तो अशोक सर, कभी काम काम में होता है ना कि आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है एकदम से गुस्से से, क्योंकि काम का प्रेशर इतना होता था उस समय, काम इतना होता था कि काम के प्रेशर में कभी मतलब जोर से आवाज में बोल जाया करते थे। तो मैं ना इतनी नर्वस हो जाया करती थी। और क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया ना कि हमारे घर में कभी किसी ने तेज आवाज में बात नहीं करी। तो जैसे ही अशोक सर बोलते थे मैं ऑफिस छोड़ के भाग जाया करती थी कि आपका काम आप संभालो यार, मुझे नहीं करना है। मैंने कहा आप इतना जोर से क्यों बोले? बोले कि अरे यार कोई बात नहीं, मैं काम कर रहा था तो निकल गया जोर से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर मैं गुस्सा हो जाया करती थी बहुत जल्दी कि नहीं मेरे को नहीं करना है आपका काम, आप अपने आप करो। तो मैं गुस्सा करके 1-2 दिन ऑफिस नहीं आया करती थी कि नहीं मेरे को नहीं जाना है। ये पूछते थे भी थे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आपको चलना है? नहीं मेरे को नहीं चलना है, आप जाओ। तो बोलते थे कि गुस्सा हो गया अभी तक भी। मैंने कहा गुस्सा नहीं, वो आप जोर से, मतलब जोर से एकदम से बोलते तो आंसू निकल जाया करते थे बहुत बार कि नहीं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई जोर से बोले।
तो पर फिर मैं जब घर पे टीवी देखा करती थी और फिर मैं बुक्स पढ़ा करती थी, जब भी टाइम मिलती थी तो बुक्स में बहुत मैं पॉजिटिव, शुरू से पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव बुक्स पढ़ा करती थी कि इन महिलाओं ने ये कर लिया, इन्होंने वो कर लिया, इन्होंने ये अचीवमेंट कर लिया, किसी ने क्या पा लिया। तो कहती थी यार अपन यहाँ घर पे बैठे रहेंगे तो अपने को कुछ मिलने वाला है नहीं, केवल पढ़ने से और देखने से कोई बात नहीं बनेगी, करना तो कुछ पड़ेगा। अब करना क्या है, अब सोचती थी कभी यार नहीं यार अशोक से डांटते नहीं जाती, नहीं नहीं यार जाना पड़ेगा, अपने मन को समझाया करती थी कि नहीं यार कुछ करना है तो जाना पड़ेगा, डांट भी सुननी पड़ेगी, कोई बात है, क्या फर्क पड़ता है, अपने आप को उस माहौल में ढालना पड़ेगा, जिस माहौल में हमें काम करना है हमें उस माहौल के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे वापस अशोक सर के साथ जाने लगी, तो कंप्यूटर धीरे धीरे चलाना सीखने लगी, कभी कभी गुस्सा हो जाते थे, कुछ गलत कर देती थी, गलत भी हो ही जाता था, जब काम सीखते हैं नया नया तो गलती भी होती है, परफेक्ट तो होते नहीं है, गलती होती थी तो कभी गुस्सा करते थे, तो फिर मैं गुस्सा हो जाया करती थी कि यार नहीं नहीं करना है। लेकिन फिर मन में एक दिन ऐसा ठाना, जब इन्होंने मुझे बोला कि जब सीख जाओ ना, मैंने कहा आप ऐसा करो एक कंप्यूटर मेरे को अलग दे दो, मैं उससे ना मस्ती करते करते सीख जाऊंगी कि कुछ ना कुछ तो सीखूंगी, आपका काम वाला कंप्यूटर नहीं छेड़ूंगी क्योंकि उसमें तो सारा काम खराब हो जाता है, मेरे को एक अलग कंप्यूटर दे दो। तो उन्होंने एक अलग से कंप्यूटर ऑफिस में लगा दिया, उससे मैंने सिर मार मार के पूछ के लोगों से, और उससे मैंने, और उस दिन मैंने ठान लिया था कि साला कंप्यूटर में ऐसा कुछ करना है और ऐसा सीखना है कि अशोक सर को आगे से मेरे को पूछने की जरूरत पड़े कि भाई मैडम ये होता कैसे है, इसमें क्या करना होता है, अपने आप को ऐसा बनाना है कि इनको मुझे पूछने की जरूरत पड़े, ना कि इनकी डांट खाने की जरूरत पड़े। तो ये मन में बिल्कुल पक्का निश्चय कर लिया था, चाहे कंप्यूटर सीखा ही नहीं था, कभी आता ही नहीं था, चलाना भी नहीं आता था, लेकिन मैंने सब टक्कर मार के वो सीखा, और आज इतना सीखा कि आज वास्तव में सिस्टम में जब मैं डिपो संभालती हूँ, वंडरवर्ड संभालती हूँ, सारा कुछ संभालती हूँ, तो अशोक सर को खुद को आगे होके पूछना पड़ता, कहीं अटक जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैडम ये आपके बस की बात है, आप कर लीजिए, मेरे से नहीं होगा, आप आ जाइए, आप देख लीजिए। तो मेरे को उस समय बहुत अंदर ही खाना था कि आज, मतलब आज वो दिन आ ही गया कि भाई इन्होंने मेरे से पूछना है कि आपको बताना। मैंने कहा, फिर मैं इनको कहती भी हूँ, मैंने कहा क्यों, मेरे को बहुत गुस्सा करते थे कि भाई ऐसे नहीं, आपको कुछ नहीं आता है, आप सीख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप डांटते थे ना, अब आ गया ना, आप मेरे से काम निकलवाओगे अब कि चलो आप ही करो आप ये काम। तो इस तरह से, क्योंकि ठान लिया था ना मन में जो ठान लेते हैं वो हम अगर पूरे विश्वास और पूरे शिद्दत के साथ करें तो वो हमारी इच्छा जरूर पूरी होती है और हम कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। उसके बाद हमारे एक सपनों की गाड़ी आई, जो मेरी बहुत इच्छा थी कि एक 4 व्हीलर कार हो। नवंबर 2006 में हम लोगों ने अपनी एक जेन स्टीलो पहली गाड़ी खरीदी, और इस गाड़ी से हमने काफी मतलब घूमे फिरे, और ये सब आरसीएम की बदौलत ही है। आरसीएम को इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। उसके बाद में 22 मार्च 2007 को एक प्यारा सा बेटा मुझे ईश्वर ने प्रदान किया। तो हमारी एक बहुत छोटी सी प्यारी सी, यहाँ लुधियाना में इतनी सी फैमिली थी कि बेटा, लेकिन अब बेटे, ठीक है, बेटे को 2-3 महीने 4 महीने तक तो जैसे तैसे हमने काम को मैनेज किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार मेरा मतलब पूरा ध्यान इधर ही है, काम छूटता जा रहा है। अगर मैंने काम छोड़ दिया ना, मुझे पता था अगर कि मैंने काम छोड़ दिया ना, करना छोड़ दिया, तो मैं वापस उसी सिचुएशन में आ जाऊंगी जहाँ पे वही कंप्यूटर चलाना नहीं आता या सिस्टम में सारा कुछ भूल जाऊंगी। मुझे ये डर लगा रहता था कि मैं वापस सब कुछ भूल जाऊंगी, मुझे वापस से ऑफिस जाना है, मुझे काम करना है और मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है, मुझे केवल अपने घर में नहीं सीमित रहना है, मुझे बहुत कुछ करना है। तो मैं अपने छोटे से बेटे को लेकर, इसके खाने पीने का सामान लेकर मैं ऑफिस चली जाया करती थी, अशोक सर के साथ ही अपना लंच बॉक्स लेकर बच्चे के खाने पीने के सारा सामान, क्योंकि छोटा सा था 6-8 महीने का, तो मैं ऑफिस पहुंच जाया करती थी। और ऑफिस में इसको, वहीं पे एक रूम था तो वहां पे इसको सुला दिया करती थी, इसका भी ध्यान रखा करती थी, और ऑफिस में जितना काम मेरे से हो सकता था उतना मैं कर दिया करती थी। उससे क्या, अशोक सर की हेल्प भी हो जाती थी, हम टाइम से भी फ्री हो जाते थे, ताकि हम घर टाइम से आ सके और बच्चे को भी टाइम दे सके और हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत टाइम दे सके। उसके बाद में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिंदगी में जिसने हमारी पूरी आरसीएम की परिवार की दुनिया को हिला दिया। वो दिन मतलब भूल नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकते। जब आरसीएम कंपनी का जब वो टर्निंग पॉइंट आया, आप सभी को पता है, उसके 2 महीने, मात्र 2 महीने पहले
2 महीने पहले लुधियाना में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था आरसीएम का, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में हजारों की भीड़, कई जगह से लोग यहाँ पे आए, और वो जो माहौल था वो देखने लायक। उस महीने में हम लोगों ने, मैंने अपने हाथ से, अशोक सर ने और मैंने अपने हाथ से 5 करोड़ की सेल करी, लुधियाना डिपो की 5 करोड़ की सेल करी थी उस महीने हम लोगों ने, इस टर्निंग पॉइंट के 2 महीने पहले जस्ट। तो आप सोचो उस समय हम लोगों को खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता था। महीने में 10 से 12 दिन तक हम लोग यहाँ पास के ढाबे पे खाना खाने जाया करते थे, रात को 11-12 बजे। सारा आधे से ज्यादा काम फिनिश करके हमको 11 बज जाती थी, कभी 12 बज जाती थी। तो फिर भूख लगती थी, बेटा छोटा था, वो सो जाया करता था, उसको कुछ खिलाने के लिए देती थी और वो सो जाया करता था, क्योंकि रात को 11-12 बजे तो कोई टाइम नहीं होता, बच्चे तो सो ही जाते हैं। बच्चे को उसको उठा के और हम लोग ढाबे पे जाया करते थे, और वहां पे खाना खा के फिर वापस आके हम लोग 11 बजे वापस ऑफिस में। उस टाइम हमारे पास 7-8 स्टाफ थे, उस समय हमारे पास 7-8 लोग थे जो हमारे स्टाफ में थे। वो सारे हमारे साथ में रात को वर्किंग किया करते थे। हम अर्ली इन द मॉर्निंग, हम रात को 12-1 बजे सोते थे, फिर भी हम लोग सुबह 5 बजे उठ जाया करते थे, क्योंकि काम का इतना बर्डन होता था, इतना प्रेशर होता था कि यार अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा काम बहुत पेंडिंग हो जाएगा। तो हम इस लगन के साथ में कि नहीं यार अपने को करना है। और ऐसा नहीं कि हम घर का काम भी करती थी, सारा खाना भी बनाते हैं, घर का गृहस्थी का जो भी काम होता है हमें सब करना होता है। बच्चा छोटा था, उसको भी देखना पड़ता था, और सारा काम देखते हुए हम ऑफिस का काम भी करते थे। लेकिन रात को बहुत बार, मोस्टली मैं कह रही हूँ 10 से 12 दिन हम लोग ढाबे पे खाना खाया करते थे, कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता था खाना बनाने का कि हम खाना बनाएं। तो बाहर खा के आ जाया करते थे, उसके बाद में वापस अपने काम पे। लेकिन उस टाइम हमें ऐसा लगा था कि यार आज 5 करोड़ की सेल है, अगले महीने 2 महीने 4 महीने में तो हमारी 6-7 करोड़ की सेल हो जाएगी। हम कैसे मैनेज करेंगे जब हम अभी रात को 12-12 बजे तक जग रहे हैं। तो हम उसकी प्लानिंग किया करते थे कि यार हम लोग 2-3 स्टाफ और बढ़ा लेंगे, हम काम को और बड़े रूप पे करना है, हमको और बढ़िया सेल करनी है, ज्यादा से ज्यादा सेल निकालनी है, अच्छा काम करना है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहता है ना कि हम कुछ और सोचते हैं और वो ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही होती है। यही ऐसा हुआ कि जब आरसीएम का ऐसा समय आया कि आरसीएम के कारण जहाँ पे धरने पे लोग बैठे हुए थे, हम लोग यहीं पर थे उस समय में। हम लोग क्योंकि डिपो छोड़कर हम जा नहीं सकते थे, एक्चुअली में डिपो में 3 करोड़ का माल एवरी टाइम हमारे पास होता था। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ डिपो छोड़ के जा नहीं सकते थे, क्योंकि आपको भी पता है कि उस समय में कैसा माहौल था कि हम लोग यहाँ पे छोड़ के जाएंगे तो पीछे से क्या है, कौन क्या करेगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन उस समय हम लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, और ये विश्वास मन में जरूर था। हम लोग टीसीजी को शुरू से जानते हैं, उनकी मतलब जो सोच थी उनको शुरू से जानते हैं कि सर ने जो सपना देखा है और जो सर ने किया है, कभी सर ने किसी के लिए गलत नहीं किया, कभी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और आरसीएम का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इतने लोगों की जिंदगी बनाई है, तो हमारे आरसीएम के साथ भी कभी गलत नहीं होगा, ये मन में पूरा विश्वास था कि आरसीएम एक दिन फिर से चलेगी। लेकिन महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए, हमारे पास 7-8 स्टाफ था, उनकी सैलरी और बिजली का बिल और बच्चा था, बच्चे की पढ़ाई, हमारा सबका खाना पीना, ऐसा करके हमारे महीने में 80-90 हजार रुपए लग जाया करते थे। तो उस समय जब इनकम बंद होती है, तो आपको पता है जब इनकम होती है तब तो कितना भी खर्चा हो हमें समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं, इनकम है तो खर्चा भी हो गई, नेचुरल है। लेकिन जब इनकम बंद हो जाती है उसके बाद जो खर्चा होता है तो हमें पता लगता है कि यार कितना खर्चा हो रहा है, हमारी इनकम बंद है, अब हम क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था। लेकिन हाँ, ये विश्वास मन में था कि आरसीएम बंद तो कभी नहीं होगी, आरसीएम फिर से चलेगी, ये विश्वास था। इसी विश्वास से हम लोग यहाँ पे बैठे थे। और जब 7-8 स्टाफ था तो स्टाफ वालों ने भी 2 महीने बैठे रहे, फिर उन्होंने कहा कि सर अब हम लोग ऐसा करते, घर होके आ जाते और जब चल जाए तब हमको कॉल कर देना, हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो 3-4 स्टाफ इस तरह से छुट्टी पे चला गया। उसके बाद में 2-3 स्टाफ बचा, तो उनको हमने जैसे तैसे 4-6 महीने उनको रखा। और फिर हमने उनको भी हाथ जोड़ा कि भैया आप अब 1-आध महीने में अपना देख लो, क्योंकि हम लोग भी कब तक आपको बैठे बैठे को सैलरी देंगे, और बिजली का बिल भी भरना होता है, घर का खर्चा भी चलाना होता है, बच्चों की फीस भी भरनी होती है। तो उस समय फिर हम लोगों ने उनको बोला कि भैया आप भी अपना अब कुछ काम देख लीजिए,
हम जब भी चलेगा ये पक्का है कि चलेगा, लेकिन कब चलेगा ये नहीं पता। इसलिए आप ऐसा करिए, अपना कुछ और काम देख लीजिए, जब तक कि जब चलेगा तब आपको वापस बुला लेंगे। तो बोले कि ठीक है। तो ऐसे करके हम हमारे पास लास्ट में एक स्टाफ बचा था जिसको हमने रखा था। उसके बाद में उस स्टाफ को हमने रेगुलर रखा। उसके बाद में ऐसा दौर आया उस समय कि हम लोग ये सोचने में लगे हुए थे कि मतलब सब लोग धरने पे बैठे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हर नए दिन का इंतजार रहता था कि आज क्या खबर आएगी, आज आरसीएम खुलेगा। एक विश्वास होता था हर नए दिन को कि आज आरसीएम फिर से चल जाएगा, आज आरसीएम फिर से चल जाएगा। लेकिन न्यूज, वही न्यूज जो आ रही थी, आगे से आगे डेट्स मिलती थी और सब कुछ वैसे ही चल रहा था। लेकिन फिर हमने देखा कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते थे। उस समय हम सिर्फ इतना ही कर सकते थे कि हम जो डिपो में माल पड़ा है, हमने अपने विवेक से काम किया कि हमने ये सोचा कि हमारे डिपो में जो माल पड़ा है, कम से कम कंपनी का वो माल खराब ना हो, कंपनी को किसी तरह का नुकसान ना हो। हमने ये सोच के, अशोक सर ने, हमने डिसीजन लिया कि हम पार्टियों को बुलाकर उनको हम माल प्रोवाइड कराएंगे। हम जैसे तैसे रात के समय, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों हुआ करते थे, तो हम लोग रात को, मैंने ना अपने हाथों से कच्ची पर्चियां पीयूसी वालों को जो माल दिए थे उनकी 3-4 इतनी बड़ी बड़ी बिल बुके मैंने अपने हाथ से लिख के और उनको माल प्रोवाइड कराया। हमने माल इसलिए दिया था पीयूसी वालों को ताकि वो पॉजिटिव रहे, और दूसरी बात, कंपनी का माल खराब ना हो, क्योंकि कोई पता नहीं लग रहा था कि वापस कब खुलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता चल रहा था। ना कहीं कहीं से कोई पक्की खबर मिल पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, हमको कुछ नहीं समझ आ रहा था। लेकिन ये जरूर हमारे दिमाग में चल रहा था कि जो भी हो, हमारी ये कोशिश, क्योंकि हम बचपन से आरसीएम परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और दिलो जान से जुड़े हुए हैं, हमारी ये पूरी कोशिश रही कि हम लोग किसी भी कीमत पर इस कंपनी में जब तक हम काम कर रहे हैं, और काम जब तक हम जिंदगी भर हम काम करेंगे, हम इस कंपनी को अपनी तरफ से 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होने देंगे। हमारी इस सोच के साथ हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये डिसाइड किया कि हम कच्ची पर्चियां बनाकर पीयूसी वालों को माल प्रोवाइड कराएंगे और हम माल देंगे उनको, और वो आगे ताकि उसको कच्ची पर्चियों पे सेल करेंगे। इस तरह से हमने जो भी माल पड़ा था, खाने पीने की चीजें पड़ी थी, जो भी सामान पड़ा था, हम लोगों ने वो सामान बेचना शुरू किया और पैसे इकट्ठे किए। और उस टाइम डीडी चलते थे, डीडी इकट्ठे किए, वो सारे डीडी और पैसे, एक मजे की बात बताती हूँ आपको कि वो सारे डीडी और पैसे जब हम लोग लेके ना 4-6 महीने बाद, बहुत बड़ी अमाउंट थी एक्चुअल में, बताना नहीं चाहती मैं, बहुत बड़ी अमाउंट थी। अशोक सर और मैं दोनों लेकर हम उस अमाउंट को सूटकेस में भर के जब यहाँ से निकले, तो मतलब मतलब सब लोगों को यहाँ पे ऐसा लगा कि वो लोग पैसा इकट्ठा करके भाग गए हैं, कहीं चले गए हैं अपनी कंपनी को छोड़ के। ये नेचुरल है ये चीज आना दिमाग में लोगों के, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी। ये किसी की गलती नहीं है सोचना, अगर उनकी जगह हम भी होते तो शायद किसी और के थे, इसलिए किसी की गलती नहीं है। लेकिन सबको ऐसा लगता था कि यार अशोक सर और सोनल मैडम सबको माल दे के और पैसा लेके पता नहीं कहाँ चले गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग भिलवाड़ा गए थे और वहां पे हम लोगों ने, वहां पे सोनल मैडम के पास वो डीडी और पैसा जो भी था, हम लोगों ने उनको जमा करवाया था। और जमा करवाने के बाद हम लोग 3-4 दिन घर पे रह के और फिर हम वापस आ गए थे। उन दौरान में, उन स्थितियों में हमारे घर से, हमारे रिश्तेदार के इतने कॉल्स आया करते थे जो आज दिन तक नहीं आए। इतने कॉल आया करते थे सुबह शाम, आरसीएम चल गई, आरसीएम में क्या हुआ, आप लोग क्या करते हो, आप लोग वहां क्या कर रहे हो, आप लोग घर पे आ जाओ। तो मतलब सब लोगों के इतने सवाल हुआ करते थे कि आप लोग क्यों पागलों की तरह वहां बैठे हुए हो, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, आप लोगों की इनकम बंद है, आप लोगों के जो पास है पैसा वो भी खर्च हो जाएगा वहां बैठे बैठे। बहुत बातें बोला करते थे, क्योंकि होता है ना जब नेगेटिव माहौल होता है तो लोग और ज्यादा आपको नेगेटिव करते हैं। वही वाली बात हमारे साथ हुई कि लोग, मतलब घर से, रिश्तेदारों के, मिलने वालों के, सबके फोन आ रहा, आरसीएम तो बंद हो गई, आप वहां पे क्या कर रहे हो। हमने कहा कि जब तक मैंने कहा आरसीएम बंद हुई नहीं है और बंद होगी भी नहीं, हमारा विश्वास है कि आरसीएम फिर से चलेगी और ये एक जो छोटा सा जो इशू आया है वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरसीएम दोबारा जरूर चलेगी और हम लोग तो छोड़ के आएंगे नहीं, ये तो पक्का है। क्योंकि हम लोग जब तक नहीं आएंगे, जब तक या तो टीसी सर और बीसी सर हमारे सामने नहीं आ जाते, हमारे से डिपो की चाबी नहीं मांग लेते थे कि हमको डिपो की चाबी दे दो और आप लोग घर जाओ, तब तक वो नहीं बोलेंगे, तब तक हम लोग तो घर तो नहीं आने वाले, घर तो हम लोग नहीं आएंगे किसी भी कीमत पे।
तो 9 महीने हम लोगों ने इस तरह का समय देखा और मतलब जो भी था हम लोगों ने वो समय। और ये बताऊं मैं आपको ना, या तो हम लोग बचपन में गेम खेलते हैं और हम लोगों ने ना ये 9 महीने के दौरान इतने गेम खेले क्योंकि स्ट्रेस होता था में, तो बच्चों की तरह गेम खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे अशोक सर और मैं, ताश खेलते थे, टीवी देखते थे, म्यूजिक सुनते थे और मतलब इतना टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। लेकिन स्ट्रेस तो था दिमाग में, लेकिन स्ट्रेस लेने से कुछ होने वाला तो था नहीं, क्योंकि होना तो वही है जो प्रोसेसिंग से होना है। तो उसको स्ट्रेस को लेके वो नेगेटिविटी आ जाती थी, कभी टेंशन हो जाया करता था, तो वो गेम के थ्रू हम लोग उस टेंशन को भगा दिया करते थे कि चलो बचपन ही जी लेते हैं वापस। तो इस तरह से बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड किया करते थे, बच्चे को स्कूल छोड़ना और उसको लेके आना, घर पे खाना बनाना और यही काम किया करते थे। उसके बाद में जब ये इस दौर से जब निकले तो उसके बाद में 2015 में मेरा एक छोटा बेटा एक और हमारी जो जिंदगी में आया, तो 2015 में बेटा आया। उसके बाद में हमने अप्रैल 2017 में आरसीएम के थ्रू जो एक नई जेन स्टीलो कार खरीदी और ये भी हमारा सपना था एक कि वापस एक नई गाड़ी खरीदें। और इसके बाद में जब सर का और इनका आशीर्वाद मिला, उसके बाद में मैंने 2018 के अंदर एक वापस से नया घर बनवाया और इस घर के अंदर 8% में अभी मदर फादर रहते हैं, भिलवाड़ा में है ये मकान हमारा। और उसके बाद में एक और नया चमत्कार हुआ, हमने सब कुछ पा लिया था, सब कुछ हो गया था, हम लोग संतुष्ट थे अपने जीवन से कि हमें बहुत कुछ मिल गया है, हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब भी बीसी सर यहाँ आया करते थे मतलब अशोक तुम फ्री क्यों हो, मतलब सोनल अगर सारा काम देख लेती है, सब कुछ संभाल लेती है, तो तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। वो ऐसे बोला करते थे, तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट, जब ये काम कर लेती है तो तुम कुछ और करो, तुम नेटवर्क में आ जाओ कि भाई नेटवर्क करो। लेकिन जब सर ने पहले जब यहाँ आए थे ये बात कही थी तो हम एक्चुअली लिया था कि यार सर तो सभी को ही मोटिवेट करते हैं, सर तो बोलते हैं कि यार ये कर लो वो कर लो, लेकिन उस टाइम हमने सर की बात को बहुत लाइटली लिया था कि हाँ ठीक है। फिर इनकी आईडी तो शुरू से ही लगी हुई थी, स्टार्टिंग से आरसीएम में थे तो 2002 की आई थिंक इनकी आईडी लगी हुई थी। तो सर कहते थे कि जब सोनल सारा कुछ संभाल लेती है तो तुम्हारी यहाँ जरूरत ही नहीं है, तुम अपना और नेटवर्क में अपना काम बढ़ाओ। अगर तुम, पर उस समय होता क्या था, उस समय बच्चे छोटे थे, हमारे सपने नहीं थे एक्चुअल में। क्या सबसे बड़ी बात होती है अपना गोल और अपना सपना। हमारा उस टाइम क्या सपने सारे पूरे हो गए थे। सपना क्या है, अच्छी गाड़ी, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े और अच्छा घर और अच्छी लाइफस्टाइल, वो सारा कुछ पूरा हो गया था। तो मन में कोई चाह नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी कि मतलब क्या करेंगे इतना, ठीक है ना अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो संतुष्ट थे। सबसे बड़ी गलती थी हमारे वहां पे हमारा संतुष्ट होना। मतलब मैं ये कहूंगी कि किसी को कभी संतुष्ट नहीं, क्योंकि हम जब संतुष्ट हो जाते हैं ना तो हमारी जर्नी वहीं रुक जाती है, हम वहीं रुक जाते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। लेकिन सर ने बोला, उसके बाद में एक दिन कदम सर की यहाँ मीटिंग थी, 2 दिन कदम सर के साथ रहने का हमको मौका मिला। तो कदम सर ने जब अपनी जर्नी बताई कि सर के जो कंप्यूटर का जो इतना बड़ा कारोबार है वो सारा कारोबार मैडम संभालते हैं, इनके वाइफ संभालते हैं और सर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और सर को देखते हुए, सर की सिंपलिसिटी को देखते हुए, सर को देखते हुए और सर की बातों को सुनकर उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि यार मतलब सर के पास इतना होते हुए सर आरसीएम का नेटवर्क कर रहे हैं, सर यहाँ वहाँ मीटिंग दे रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपनी टीम में काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हमें भी करना चाहिए। मतलब ऐसा फील हुआ कि हमें भी करना चाहिए ये नेटवर्किंग। तो उस समय जब अशोक सर ने और हमने जब 2 दिन कदम सर के साथ रहने का मौका मिला, उस दौरान हमें इस चीज का एहसास हुआ कि हमें भी नेटवर्किंग करनी चाहिए। उस समय हम लोगों ने दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया, लेकिन इन्होंने कहा, लेकिन चैलेंज सबकी लाइफ में आते हैं। उस टाइम हमें भी लगता था कि यार बच्चे छोटे हैं, घर का सारा काम होता है, ऑफिस का इतना काम होता है, सारा कुछ होता है, कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन अशोक सर ने भी बोला कि आप कैसे मैनेज करोगे कि सारा कुछ देखना होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नॉट डाउट आप मतलब काम तो मैं सारा संभाल ही लेती हूँ ना, तो फिर ठीक है, मैं अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लूंगी और मैं काम को संभाल लूंगी, इतना सा भरोसा रखो मेरे ऊपर कि मैं काम संभाल लूंगी। तो बोले कि ठीक है। उन्होंने फिर उस विश्वास के साथ उन्होंने जब नेटवर्किंग की जर्नी चालू करी
अक्टूबर 2018 के अंदर नेटवर्क चालू किया, तो हमें यहाँ पे जो कोर लीडर हमारे यूईएस की जो टीम है, उनकी जो मीटिंग्स से जो हमें सपोर्ट मिला, उनकी मीटिंगें देखकर, उनकी जर्नी देखकर, उनकी जो मीटिंग्स होती है उनको देखकर हमें जो एक नया विजन हम लोगों ने बनाया कि हमें भी नेटवर्किंग में कुछ बड़ा करना है। ठीक है, हमारे सपने पूरे हो गए, लेकिन हमें एक और सपना लेना होगा कि अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी। नेटवर्किंग के थ्रू हमें एक अलग लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करनी होगी, अपने आप को बदलना होगा। और मतलब आरसीएम में नेटवर्क मार्केटिंग में हम डिपो देख रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल और धमाल करना होगा। इसी सोच के साथ हम लोग कोर टीम से सीखते गए और YouTube पे सारी पॉजिटिव वीडियो और नेटवर्किंग की वीडियो देखते गए, और उनसे सीखते सीखते हम लोग धीरे धीरे होम मीटिंग्स, अपनी टीम में होम मीटिंग्स लेने लगे, धीरे धीरे अपनी टीम की मीटिंग्स लेने लगे और लोगों को सिखाते गए और खुद भी सीखते गए साथ साथ में, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद है ना। सीखना बहुत जरूरी है। आज आप लोगों की जितनी भी स्टोरी जो मैंने सुनी थी ना, आप लोगों की जितनी भी स्टोरी आज दिन तक आई है वो मैंने सुनी, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया जो आप लोगों ने किया है। मुझे ऐसा लगता है, और सबके जीवन में यही होता है कि हमें लगता है कि हम जब तक अकेले अपने आप के बारे में बहुत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन जब हम दूसरों की कहानियां सुनते छोटी लगती है, हमें ऐसा लगता है कि यार हमने तो कुछ स्ट्रगल नहीं किया, इन लोगों के सामने हम तो मतलब बहुत इजी वे में आगे बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हमने नेटवर्किंग चालू करी 9 अक्टूबर 2018 को। उसके बाद मैंने वापस से एक नया ड्रीम लिया कि मतलब आरसीएम में जो सर कहते हैं ना कि बड़ा दिखाओ बड़ा दिखाओ बड़ा दिखाओ, तो ये बड़ा दिखाओ तो एक्चुअल में यहाँ पे लुधियाना में शुरू में जैसे वंडरवर्ल्ड का जब प्रस्ताव आया था कंपनी की तरफ से, तो वंडरवर्ल्ड खोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक्चुअल में जो अमाउंट लगानी पड़ती थी तो लोगों को लगता था कि यार ज्यादा अमाउंट है, हम कैसे क्या करें। तो उस चीज को मतलब ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने, अशोक जी ने और मैंने डिसीजन लिया कि हम लोग हमारे यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छी है, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने पास डिपो है, लेकिन हम लोग मतलब लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि आरसीएम वंडरवर्ल्ड या वंडरवर्ल्ड क्विक जो कंपनी उसको बड़ा रूप देना चाहती है, बड़ा दिखाना चाहती है, कंपनी बहुत कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन यह है कि हमें भी तैयार होना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए हमें भी बड़ा बताना होगा, बड़ा दिखाना होगा और बड़ा करना होगा और कंपनी का बराबर साथ देना होगा। तो अशोक जी ने और मैंने डिसीजन लिया कि हम डिपो की ही जगह में, हमारे पास एक और स्पेस है, तो हमने वहां पे वंडरवर्ल्ड खोलने का निश्चय किया। तो वहां पे वंडरवर्ल्ड हम लोगों ने 10 मार्च 2020 को वहां पे वंडरवर्ल्ड की एक ग्रैंड ओपनिंग करी, जहाँ पे 3 दिन का हम लोगों ने फेस्टिवल रखा था। 3 दिन में यहाँ पे लुधियाना, पूरे पंजाब से काफी लोग यहाँ पर फेस्टिवल में सारे सम्मिलित हुए। सभी टीमों के सभी लीडर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। और बीसी सर ने यहाँ पे 3-4 दिन रुक के इन्होंने ही तैयारियां करी है, हमने कुछ नहीं करा। हम लोग मतलब थक जाते थे रात को 12 बजे, में कल की क्या तैयारी है, मतलब रात को 12 बजे हम लोग जब थक हार के बैठ जाया करते थे चाय पीने के लिए, तो सर कहते थे कि अभी तो कल की तैयारी करनी है, कल कैसे क्या करना है, कल का मैनेजमेंट क्या है। मैंने कहा सर अब तो थक चुके हैं लेकिन वो मैनेजमेंट, और सर रात को खड़े रहकर वहां का मैनेजमेंट करवा कर उसके बाद में हम सोया करते थे, सुबह वापस अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के उस प्रोग्राम में लग जाया करते थे। तो 3 दिन में हमने रिकॉर्ड तोड़ सेल करी। यहाँ पे हम लोगों ने 3 दिन में 20 लाख की सेल करी थी, अच्छी खासी सेल करी। और ये सब सर के सपोर्ट से और सर के आशीर्वाद से, सर ने आके ही मैनेज किया था, हमसे तो कुछ नहीं बनने वाला था। एक्चुअली में सर के सपोर्ट से ही हम लोगों ने ये सारा किया, सर के आशीर्वाद से ही किया। अब आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी, जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। क्योंकि आपको भी पता है, आपने भी जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया है, यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। आरसीएम रूपी जो ये हमें हाईवे मिला है, इस पर सिर्फ चलते रहना है, रुकना नहीं है, किसी भी कीमत पर रुकना नहीं है, किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। टिके रहेंगे जब जीतता वही है जो टिका रहता है। जो गेम से ही आउट हो गया वो कैसे जीतेगा, ठीक है। और इस बिजनेस का जो
मैं बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस से हमको मिलता क्या है, हमको जो मिला है, मैं चाहती हूँ मेरी यहाँ पे सारी जो बहनें सुन रही है, जो भाई सुन रहे हैं, उन सबको भी ये सारी चीजें जल्द से जल्द मिले। हमको इस बिजनेस में हमें पूंजीपति होने का सौभाग्य मिला है, हमें लीडरशिप की क्वालिटी मिली है, हमें काम करने की आजादी मिली है, हम अपने मर्जी का काम अपने तरीके से कर सकते हैं, हमें एक जीवन की सुरक्षा मिली है जो कहीं पर भी नहीं मिल सकती, एक व्यवहारिक ज्ञान मिला है, एक आत्म संतुष्टि मिली है, और हमें सबसे बड़ा बेहतर स्वास्थ्य और अधिक उम्र जीने का और अच्छी संगत मिली है। और इस सिस्टम में आने के बाद नाम और पहचान तो ऑटोमेटिक मिल ही जाती है, क्योंकि आज जो सर ने जो ये प्रोग्राम हमें दिया है उससे आपको पता है आपकी नाम और पहचान कैसे बन सकती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं? आप चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। अगर यस तो आप इस बिजनेस में सम्मिलित हैं कि समर्पित है? क्या आप इस बिजनेस में सम्मिलित हैं कि समर्पित है? चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इस बिजनेस में सिर्फ सम्मिलित हैं तो आप 3 करोड़ लोग सम्मिलित हैं इस बिजनेस के अंदर, वो एक भीड़ का हिस्सा जो बनना चाहते हैं वही सम्मिलित है। 3 करोड़ लोग जो सम्मिलित हैं, ओनली सम्मिलित होना, इट मीन्स हम वहां आरसीएम परिवार का सिर्फ हिस्सा है, सम्मिलित है, समर्पित नहीं है। हमें अपने आरसीएम परिवार के लिए समर्पित होना पड़ेगा, समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा, अपनी इच्छाएं अपने सपने पूरे करने हैं तो ये समर्पण आरसीएम के प्रति करना पड़ेगा, और समर्पण से ही हमें एक पहचान मिलेगी, एक नाम मिलेगा। और ये तीसरी एक चीज लास्ट में आपको बताना चाहूंगी, मैंने काफी समय ले लिया, ये टीसी सर का जो सुबह का सेशन होता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, सीखना है, क्योंकि सीखना जरूरी है, जब तक हम सीखेंगे नहीं हम जीतेंगे नहीं। लेकिन हम ये इन मीटिंगों के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हमारे सिखाने के लिए हमारे गुरु जो बैठे हैं वो हमें ये ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, मॉर्निंग जो मिरेकल मॉर्निंग वाला और टीसी सर का जो ये प्रोग्राम होता है वो आप जरूर अटेंड करें। यूईएस की जो मीटिंग होती है जरूर अटेंड करें, उससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। अगर हम सीखेंगे तभी हम जीतेंगे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। हमको सीखने के लिए लगातार इन प्रोग्रामों को डेली अटेंड करना होगा, जिनसे हम सीख कर आगे बढ़ पाए। और आपको मिलता वही है जो आपका जज्बा है, जीत का विजन, जीत का मिशन, जीत का माहौल, जीतने वाले लोग और जीत का रोड मैप। ये जो बीसी सर ने हमें जो ये नारा दिया है, और सुबह की जो ये मिरेकल मॉर्निंग होती है, सुबह 5:15 पे जो योगा क्लास होती है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो ये जो सर सुबह की मॉर्निंग योगा क्लासेस जो लेते हैं शर्मा जी सर, उनकी मॉर्निंग क्लासेस को अटेंड करिए, और सुबह का ये सेशन जो मिरेकल मॉर्निंग है उसको अटेंड करते हुए हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और महिला सशक्तिकरण का ये जो 1 बजे का जो प्रोग्राम है, मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को ज्वाइन कराएं, ताकि महिलाएं एक दूसरे की स्टोरी से इंस्पायर हो सके और जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सके। जय आरसीएम। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और ये लास्ट मेरा एक स्लोगन है, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। क्योंकि इच्छा से कुछ नहीं होता, निर्णय से कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम ठान लेते हैं ना कुछ करने की, तो वो हम करके दिखाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक्स, जय आरसीएम। बहुत बहुत आभार आपका अशफा जी। थैंक यू सर। सर कहीं बिजी हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ। पहले तो मैंने पहले ही कहा था कि आज की स्टोरी औरों से अलग स्टोरी रहेगी, और एक लीडर की कहानी आपने सुनी, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय काफी अच्छा हो गया है, तो मैं केवल कुछ सीनियर साथियों से कुछ बस अपना स्टेटमेंट करवा के और प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाएंगे। क्योंकि समय हो गया है काफी, तो प्लीज शर्मा जी कुछ को अनम्यूट करके और अपनी बात कह के। चलिए, मैं जो है ना 1-2 व्यक्तियों को कर रहा हूँ म्यूट।
एक परमेश्वर मतलब मैं समझता हूँ महिलाएं बहुत अच्छी प्रेरणा ले सकती है आज इस कहानी से, कि कैसे लगन हो तो कुछ भी सीखा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। आज ही इनके पास एक डिपो नहीं है, इनके पास में मल्टीपल डिपो है। और मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात है जो बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो सब निजी तौर पे सारी चीजें जानता हूँ। तो अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए, जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां छूनी हो, तो हमें दो सब्जेक्ट को जरूर सीखना होता है। उस दो सब्जेक्ट का नाम है मनी मैनेजमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी मैनेजमेंट, और वो मैंने अशोक से सीखा है। और हम आपके भी बीच में भी वो ट्रेनिंग लेके आएंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में मनी मैनेजमेंट और प्रॉस्पेरिटी मैनेजमेंट को सीखकर जिंदगी को अपार समृद्धि की तरफ ले जा सकते हैं। आरसीएम की कहानी तो अपनी जगह है, पर आने वाली इनकम को संभालना और उस इनकम को इनकम के काम पे लगाना और उस मनी को प्रॉस्पेरिटी में बदलना, वो सारे लोग नहीं जानते हैं। ये मैं अच्छी तरह से देखता रहता हूँ सब लोगों के साथ में। लेकिन अशोक की और सोनल की इन दोनों कामों में मास्टरी है, और उसका कारण है कि वो बहुत ही सही तरीके से काम को मैनेज करके करते हैं। तो वो विषय बिल्कुल अलग हो गया, उसके ऊपर तो बाकायदा एक प्रॉपर ट्रेनिंग लाएंगे। अभी मेरे को ध्यान में आया तो मैंने कहा महिलाओं को, वैसे तो मैं सभी जेंट्स जो भी बैठे हुए हैं उनको कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर एक पत्नी टैक्स लगा देना चाहिए, और उसको कैसे प्रॉस्पेरिटी में बदला जा सकता है वो विषय हम कभी लेंगे। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ेंगे। मैं एक दो व्यक्तियों को अनम्यूट करूं। परमेश्वर हेमलता जी, आप कुछ कही, आपने हैंड रेज कर रखा है। हेमलता जी बोलिए बोलिए। जय आरसीएम सर, प्रणाम। सर, आज तो सोनल मैम ने हमें आरसीएम का बचपन पूरा क्लियर दिखा दिया, और आज के इस मीटिंग से ऐसा लग रहा है कि हम खुद उनकी जगह पे, आज तक हमने भीलवाड़ा नहीं देखा। पार्ट 1 में गए थे हम, लेकिन जो अभी बदला हुआ स्वरूप है वो नहीं देखा, और अभी फरवरी में हमें आने का मौका मिलने वाला है वहां पे। लेकिन आज जो मैडम ने बताया कि आरसीएम फैमिली में जो होता है, और जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने बचपन को लेकर अभी तक का सफर हमें बताया, तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं और आगे इसको बहुत बड़ा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, थैंक यू सर। आप ये समझ लीजिए कि सोनल आरसीएम परिवार, मतलब टीसीजी के और बीसीजी के परिवार की सदस्य है। जी सर। बिल्कुल उस तरीके से हम लोगों का मतलब जो रिलेशनशिप है, मैं पूरे हिंदुस्तान में मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो हम हर जगह होटल में ठहरते हैं, यही हमारा प्रोटोकॉल है। मतलब हम कहीं पे भी किसी के घर नहीं ठहरते हैं। भोजन कभी कभी मुझे घर पे इसलिए करना होता है क्योंकि मैं बाहर का भोजन नहीं करता हूँ। लेकिन लुधियाना हम जाते हैं तो हम डिपो पे ही ठहरते हैं, क्योंकि वहां मैं होटल पे नहीं ठहर सकता, क्योंकि वहां मेरा घर है। उस तरह की रिलेशनशिप मतलब हमारे, और अशोक मेरे साथ बड़ा हुआ है। तो अपनी इस कामयाबी की बहुत बड़ी जर्नी है ये, और आज बहुत अच्छी ऊंचाई, न केवल नेटवर्किंग के दुनिया में, डिपो की दुनिया में, और अपनी दूसरी पर्सनल मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, प्रॉस्पेरिटी मैनेजमेंट की दुनिया में भी बहुत कुछ किया गया है। वो फिर हम कभी अगले सिखाएंगे आपको कि कैसे मनी मैनेजमेंट और प्रॉस्पेरिटी मैनेजमेंट के माध्यम से आप अपनी इनकम को प्रॉस्पेरिटी में बदल सकते हैं। वो एक अलग पूरा विषय है। आज तो उस पर बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और क्योंकि आज बहुत अधिक समय हुआ है तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। एक बार सब हैंड रेज नीचे हैंड डाउन कर लें, तो अगर जो वापस ऊपर करेंगे उनको मैं मौका दे दूंगा। एक बार सब अपने, 1 मिनट सर। अब कोई जो भी बोलना चाह रहे हैं जरूरी, उनको मैं मौका देना चाहूंगा महिलाओं में से। फिर बाद में प्रोग्राम को समापन करेंगे। हाँ, यस, महिलाओं में से ही चांस देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुसुम यादव जी कुछ बोलना चाह रही है, उनको चांस देते हैं। हाँ कुसुम जी, कर सकते हैं कुसुम जी अपने आप। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। थैंक यू। और आज जो
सोनल मैम को सुना है तो सर बहुत इच्छा जागरूक हो गई है कि हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी जिंदगी में हमने पहली बार, मैं 23 महीने स्टूडेंट हूँ सर, और पहली बार आरसीएम का इतिहास और उनका बचपन और सब कुछ सुना है सर। और हमने जिंदगी में पहले कभी आरसीएम का नाम नहीं सुना, पहली बार में हमने सुना और पहली बार में ज्वाइन कर लिया। और आज सोनल मैम से सुन के हमें बहुत अच्छा लगा है सर, क्योंकि बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसपे महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है सर, न कि पीछे ले जाने का। और महिलाएं जो चाहे कर सकती हैं। और सोनल मैम से तो हमने बहुत कुछ सीखा। आज के बाद हम डट कर, कोई भी सवाल आएगा हमारी फील्ड में या हमारे सामने, तो डट कर हम जवाब दे सकते हैं और डट कर हम काम करेंगे। और हम हमारे आरसीएम को, हमारे बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। जय आरसीएम। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे मुझे मैडम ने हेलमेट लगाया हुआ है शायद इसलिए हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जय श्याम गुरुदेव, गुरुदेव को प्रणाम। मैं मैम की स्टोरी में लगातार हेलमेट भी लगा के सुनती आई। सैल्यूट है। और हम लोग भी बहुत कम स्ट्रगल किए हैं, और ऐसा आपने आज टॉपिक लिया कि क्लोजिंग करने के लिए, और फास्टली हम निकल गए। और बहुत अच्छा लगा मैम का इतना संघर्ष। हम लोग छोटे में घबरा जाते हैं, और जिन साथी आज गलती हुआ है, लोग कम है, बार बार इस यूट्यूब के माध्यम से दिखाना है और बताना है कि थोड़े से संकट में हम घबरा जाते हैं। आज मैम ने कितना बड़ा संघर्ष करके साथ साथ कदम से कदम मिला के चले, तो बहुत बहुत सैल्यूट है मैम को। और जो आज आपने बताया अपने लाइफ के बारे में, कंपनी के बारे में, इतना सारा जिम्मेदारी और लेके आप चल रही हैं, तो इसके लिए मैम तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग एकदम कंधे से कंधा मिला के सर का जो ड्रीम है, आने वाले समय में ये दिल्ली जो त्यागराज स्टेडियम में ओनली फॉर महिलाएं स्टेज पे अपने नाम का झंडा गाड़ेंगे। और इसके लिए हम लोग एकदम मेहनत करने के लिए तैयार है, कभी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। थैंक यू सर। जय आरसीएम। बस मेरी यही शुभकामनाएं है कि दिसंबर की क्लोजिंग को आप इतनी बढ़िया करें कि 2023 आपके स्वागत के लिए आगे बढ़ के आए। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ सर, पापा है मेरे, तो 1 मिनट उनका रिव्यू लेना चाहूंगी मैं। अच्छा, पापा हैंड रेज करेंगे? बोलना है। हाँ, बिल्कुल माइक बिल्कुल। पापा हैंड रेज कर रहे हैं ना पापा का? हाँ पापा, आपका माइक नहीं, उनको आप अनम्यूट कर दो ना, तुम भी तो हाँ जी पोस्ट हो तो अनम्यूट कर दो। और दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। बोलिए सर। पापा जी। हेलो। हाँ, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। अभी सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहूंगा, और उसके साथ ही बीसी सर, टीसी सर और इनका सबका आशीर्वाद चाहूंगा। मुझे बहुत गर्व है कि मेरी बेटी और कंवर साहब ने इस सिस्टम में इतने अच्छे मुकाम हासिल किए, और इस सब में आप सबका सहयोग रहा। आपने अपने परिवार की जैसे इनको बड़ा किया छोटे से, और आगे भी मैं यही चाहूँगा कि मेरा परिवार ये आपका ही परिवार है। आप इन्हें बराबर सहयोग करें और इनको गाइडलाइन देते रहें। अभी ये कुछ नहीं है, अभी ये सीख रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि ये सीखते रहें और ज़िंदगी में ऊंची से ऊंची ऊंचाइयां हासिल करें, और आरसीएम परिवार के साथ हमेशा जुड़कर, और इस आरसीएम परिवार को रात दिन इसमें प्रोग्रेस और ऊंचाइयां छुए, और खुद भी और लोगों को भी इससे प्रोग्रेस करे और इसमें प्रोग्रेस दिलावे। इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे गर्व है कि मेरे बच्चों ने इतना अच्छा काम करके और मेरा सीना चौड़ा कर दिया, और इसी के लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा सर कि आप लोगों का जो सहयोग रहा वो अकल्पनीय है, मैं सोच भी नहीं सकता। आपके यहाँ से तो विदाई हो गई, अब तो हमारी जवाबदारी है, अब तो हमारे पास है, हमारे बच्चे हैं, अब तो हम संभालेंगे ना। जिम्मेदारी अब हमारी ज्यादा है, आपकी कम है। आपकी तो हम भी यही कह रहे हैं सर कि आपने इनको जिस तरीके से संभाला और संवारा और सजाया है, और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप इनको रात दिन उसी तरीके से। और मैं तो पूरे हिंदुस्तान की किसी भी बड़े मंच पे खड़ा होता हूँ तो मेरी जुबान से चाहे 90 साल के भी हो तो एक ही बात निकलती है
कि मेरे बच्चों, आपने अपने जन्मदिन मनाए या नहीं मनाए, आपने अपनी शादी की सालगिरह पता नहीं मनाई या ना मनाई, लेकिन आपकी कामयाबी का जश्न तो मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बीच में मनाना चाहूंगा। नहीं सर, तो ये बिल्कुल आपको भी नहीं, सर आपको भी नहीं भूलते हैं और आप इनको भी नहीं भूलते हैं। यही तो होता है बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स का प्रेम, और आपका जो असीम स्नेह और प्रेम मिला है वो अकल्पनीय है। क्योंकि मैं तो देखता हूँ जब भी ये भिलवाड़ा आते हैं तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं और आपके ही यहाँ आते हैं मिलने के लिए। और इनका प्रेम और स्नेह और आपका दुलार इनके साथ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ मैं तो यही कहूँगा कि यही चलता रहे। और भगवान आपको और सभी Yes. को, आरसीएम परिवार को बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं यही चाहूंगा कि दिन दुना रात चौगुना प्रोग्रेस होती रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चूंकि अब समय Thank you, काफी हो बाबा। गया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके आशीर्वाद लेने की इच्छा रहती है, सबके वचन सुन के बहुत अच्छा लगता है। लगता तो ऐसा है कि इसी प्रोग्राम में बैठे रहें, परिवार के लोगों के साथ मिलकर बातचीत करते रहें, लेकिन क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा हो जाती है और दूसरे काम भी रहते हैं, क्योंकि वो टाइम ऐसा चुना गया है कि सुबह का हमारे लिए तो बड़ा एकदम टिपिकल हो गया। सुबह का टाइम हमारा दूसरे कामों में हो जाता है, फिर ये प्रोग्राम होते होते शाम जैसी होने लग जाती है। तो बहुत कुछ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। और आप सब लोगों के जीवन में बिल्कुल सोनल से भी अपार उन्नति हो, सब बड़े बड़े, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखें, और हम आपके सपनों को पूरा करने में हमेशा मददगार बने रहें, यही मेरी अभिलाषा है। और मुझे तो वैसे तो कोई भी गाड़ी बनाने में, बंगला बनाने में मजा आता नहीं, मुझे तो जिंदगी बनाने में ही मजा आता है। मेरे को तो जिंदगी बनती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी कहानियां सुनकर ऐसे लगता है जैसे कोई अपने बच्चों की कहानियां सुन रहे हैं, और उनकी उन्नति को देखकर इतनी अपार खुशी होती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं रहती है। तो मैं आप सबको उसी मुकाम पे देखना चाहूंगा, और सब लोग खूब 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 मतलब उन ऊंचाइयों को छुएं जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की हो, ताकि दुनिया को नजर उठा के आपको देखना पड़े। ऐसी ही मेरी अभिलाषा, और बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार के साथ ओवर टू यू। थैंक यू जतिंदर शर्मा जी, आप प्रोग्राम सभी को का समाप्त कीजिए। धन्यवाद। और हम कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। बिल्कुल, जय आरसीएम। एवरी डे 1 PM। एवरी डे 1 PM। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर।